भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण की। दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा बन गया है, जो भीड़ भाड़ और निजी वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण और बढ़ रहा है। तकनीकी उपायों के बावजूद राजधानी में वाहनों से होने वाला प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ती संख्या में वाहन, दम घुटने वाली भीड़ और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की कमी शहर के प्रदूषण को लगातार बढ़ा रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के नए विश्लेषण में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कई प्रयास और उपाय असफल साबित हो रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन और स्थानीय वाणिज्य परिवहन के लिए सीएनजी कार्यक्रम लागू करने, 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों को लागू करने के बावजूद वाहन अभी भी प्रमुख प्रदूषण का कारण बने हुए हैं। सर्दियों के महीने में प्रदूषण का स्तर सामान्यतः अधिक रहता है। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती गिरावट के बावजूद पिछले साल PM 2.5 के स्तर में वृद्धि का रुझान दिखा गया है। स्वच्छ हवा के मानकों को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर कटौती की आवश्यकता है। 2019 के मुकाबले 2023 में वार्षिक PM 2.5 के स्तर में 7% का सुधार हुआ है। दिल्ली को PM 2.5 के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए 60% और कमी की आवश्यकता है। अध्ययन से पता चलता है कि सर्दियों के महीने में औसत स्तर अधिक है और इसमें वृद्धि भी देखी गई है। 2019-20 के स्तर की तुलना में 2023-24 में PM 2.5 का उच्चतम स्तर लगभग 35% कम हो गया है, लेकिन औसतन PM 2.5 सांद्रता लगभग स्थिर बनी हुई है। यह पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। औसत स्तर में लगातार बढ़ोतरी एक चिंता का विषय है। पिछले 5 वर्षों में सर्दियों में PM 2.5 की औसतन सांद्रता 2023-24 में सबसे अधिक 179 यूजी दर्ज की गई है। 2019-2020 की तुलना में 2023-24 में सर्दियों की औसतन सांद्रता में 9% की वृद्धि हुई है। ऐसे में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। स्थानीय प्रदूषण स्रोतों का प्रदूषण पर प्रभाव डाटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्थानीय स्रोत दिल्ली में बढ़े हुए PM 2.5 स्तरों के लिए मुख्य कारण है, क्योंकि पराली जलाने का प्रभाव न्यूनतम होने के बावजूद सांद्रता उच्च बनी रही है। पराली जलाने में कमी के बावजूद इस अक्टूबर में दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। इस साल की शुरुआत में 10 से 20 अक्टूबर के बीच दिल्ली के PM 2.5 स्तर में पराली जलाने का औसत योगदान केवल 0.7% था। 23 अक्टूबर को पराली जलाने का योगदान 16% था, जिसमें PM 2.5 स्तर 213 यूजी तक पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसके बावजूद PM 2.5 सांद्रता उच्च रही। 31 अक्टूबर को सांद्रता 206 यूजी थी, जो 23 अक्टूबर के उच्चतम स्तर से केवल 3% कम थी। ये ध्यान देने योग्य है कि हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है और किसी भी दिन को अच्छी श्रेणी में नहीं रखा गया। दिल्ली के प्रदूषण में किसका अधिक योगदान है?
वाहन इस शहर में सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में सामने आए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ऊर्जा अनुसंधान संस्थान और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान जैसी कई एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्रोतों के प्रदूषण योगदान का साल भर का आंकलन करने वाले अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि सभी दहन स्रोतों में वाहनों का योगदान सबसे अधिक है। दहन और धूल के स्रोतों में यह दूसरे स्थान पर है। आईआईटी कानपुर, टेरी ARAI और सफर द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि PM 2.5 में परिवहन क्षेत्र का योगदान क्रमशः 20%, 39% और 41% है। इस संदर्भ में वाहन वायु प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। आईआईटी कानपुर के अध्ययन में यह भी सामने आया है कि सर्दियों में जब शहर प्रदूषण की घुटन भरी धुंध में डूबा होता है और धूल का हिस्सा 15% से कम हो जाता है, तब वाहनों का योगदान स्मग प्रदूषण में और भी अधिक बढ़ जाता है। बढ़ते वाहनों का प्रदूषण, वाहन अब शहर में प्रदूषण के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बन गए हैं। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में कुल 69 लाख वाहन हैं और वाहन डाटाबेस के अनुसार 2023-24 के दौरान 6.5 लाख नए वाहन जोड़े गए हैं। इनमें से 90.5% दोपहिया वाहन और कारें हैं। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 1100 दोपहिया वाहन और 500 निजी कारें पंजीकृत होती हैं। महामारी के बाद मोटरीकरण की दर में तेजी से सुधार हुआ है और औसत वार्षिक वृद्धि दर 15.6% है। दोपहिया और कारों की संख्या भी हर साल 15% की दर से बढ़ रही है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। अत्यधिक भीड़ भाड़ के कारण स्थानीय वायु गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। वाहन न केवल कण प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में भी काफ़ी वृद्धि कर रहे हैं। 2018 में टेरी ARAI की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक 81% है, जबकि बिजली संयंत्रों का योगदान 7% है। 6 दिनों के डेटा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ट्रैफिक की गति के बीच संबंध को दर्शाया गया है। डेटा से यह स्पष्ट होता है कि कार्य दिवसों के पीक घंटों के दौरान यात्रा की गति कम होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर काफ़ी अधिक पाया गया है। हालांकि 1 नवंबर को नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर कम रहा। शहर में कुल यात्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से प्रति व्यक्ति यात्रा दर में 12.3% की वृद्धि हुई है और औसत यात्रा लंबाई में 81.7% की वृद्धि देखी गई है। निजी वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण सार्वजनिक परिवहन में कमी आ रही है। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है और यात्रा की दूरियां बढ़ रही हैं, मोटर चालित यात्राओं का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। यह प्रवृत्ति दिल्ली में पिछले दशक के किए गए कई अध्ययनों से स्पष्ट होती है। पिछले दशक में निजी वाहनों की हिस्सेदारी 38% से बढ़कर 49% हो गई है, जबकि बस यात्राओं की हिस्सेदारी में 20% की कमी आई है। भीड़ भाड़ से बढ़ रही है बर्बादी। अगर हम ध्यान दें तो भीड़ भाड़ की लागत के
कारण उत्पादकता में देरी हो रही है और ईंधन की बर्बादी भी हो रही है। लीड्स विश्वविद्यालय द्वारा 2010 में किए गए एक अध्ययन में बताया गया था कि 2013 में भीड़ भाड़ के कारण ईंधन की वार्षिक बर्बादी 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी। CSI द्वारा किए गए आंकलन से यह भी पता चला है कि एक अकुशल कर्मचारी को भीड़ भाड़ के कारण एक वर्ष में 7,500 से लेकर 20,100 रुपये तक का नुकसान हो सकता है। इसी तरह कुशल और उच्च कुशल कर्मचारी एक वर्ष में क्रमशः 9,100 से लेकर 24,400 रुपये और 9,900 से लेकर 26,600 रुपये तक का नुकसान झेल सकते हैं। त्योहारों के दिनों में यातायात की गति में वृद्धि के साथ साथ अत्यधिक भीड़ भाड़ होती है। दिल्ली NCR में रोजाना भीड़ भाड़ तो रहती है, लेकिन त्योहारों के समय यह और भी बढ़ जाती है, जिससे प्रदूषण में भी काफ़ी इजाफा होता है। 15 सितंबर से 29 अक्टूबर तक दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर गूगल से ट्रैफिक की गति के डेटा का विश्लेषण कर यह सामने आया है कि त्योहारों के दौरान यात्रा की गति में कमी आई है। सप्ताह के दिनों में सुबह की अधिकतम गति में 40.8% की कमी आई है, जबकि शाम की अधिकतम गति में 57.9% की कमी देखी गई है। वहीं सप्ताह के अंत पर सुबह की अधिकतम गति में 27.6% और शाम की अधिकतम गति में 1% की कमी आई है। मौजूदा प्रयासों में असफलता का कारण बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बसों की कमी है। शहर ने 1998 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 10,000 बसों की व्यवस्था नहीं की है। जुलाई 2024 तक केवल 7,683 बसें उपलब्ध हैं, जिनमें से 1,970 इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं। दिल्ली में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं और 2019-20 से इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। खरीद के चरण में 4,000 बसें इस समस्या को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन आबादी की ज़रूरतों के अनुसार बसों की संख्या बहुत कम है। दिल्ली में प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 45 बसें हैं। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रति लाख जनसंख्या पर 60 बसों के सेवा स्तर के मानक से काफ़ी कम है। इसके विपरीत कुछ वैश्विक शहरों में प्रति लाख जनसंख्या पर 90 बसें हैं, जैसे लंदन, हांगकांग 80 बसें, शंघाई 69 बसें, सियोल 72 बसों का उपयोग कम हुआ है और मेट्रो सेवा में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त है। बस सवारियों की संख्या महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। 2021 से बसों की संख्या में वृद्धि ने सवारियों की संख्या में कुछ हद तक सुधार किया है, लेकिन यह अभी भी कोविड से पहले के स्तर से कम है। हालांकि सवारियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, लेकिन यह संख्या अभी भी कोविड से पहले के स्तर से पीछे है। बसों तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचों का विस्तार हुआ है, लेकिन सेवा का स्तर संतोषजनक नहीं है। दिल्ली में 57.95% आबादी बस स्टॉप से 400 मीटर के भीतर रहती है और 83.15% लोग बस स्टॉप से 800 मीटर यानी कि 5 मिनट की साइकिल दूरी के भीतर रहते हैं। लेकिन दिल्ली में बस नेटवर्क की व्यापक पहुंच के बावजूद सवारियों की संख्या अपेक्षा से कम है। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क का परिचालन लगभग 351 किलोमीटर है, जिसमें करीब 256 स्टॉपेज हैं। महामारी के बाद मेट्रो की सवारियों में तेजी से सुधार हुआ है। पैदल चलने और साइकिल चलाने पर ध्यान की कमी। मॉर्थन के अनुसार दिल्ली में लगभग 16,170 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। लगभग 42% दिल्ली वासी अपने दैनिक आवागमन के लिए पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसे NMT मोड का उपयोग करते हैं। IIT दिल्ली के अनुसार दिल्ली में लगभग 44% सड़कों पर फुटपाथ नहीं है और केवल 26% फुटपाथ IRC मानदंडों को पूरा करते हैं। 2018 में दिल्ली सरकार ने पैदल चलने और साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए 21 सड़क खंडों की पहचान की थी।
पैदल यात्री परियोजनाएं केवल करोल बाग के अजमल खां रोड शाहजहांपुर क्षेत्र विकास परियोजना में लागू की गई हैं। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वच्छ वायु मानक को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों से उत्सर्जन में भारी कटौती की आवश्यकता है, लेकिन विषाक्त प्रदूषण के मुख्य स्रोत को कम करने के लिए हस्तक्षेप बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक परिवर्तनकारी रणनीति की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें बसों, मेट्रो और उनके एकीकरण के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाए, इन प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए और निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आपसे विदा चाहता हूं और अगली बार फिर मुलाकात होगी भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा के केंद्र में वीरवार रात 8 बजे।